हेलो स्टूडेंट। तो चलिए फिर से हम आज आपके लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कि एक में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। ए में है वास्तविक, बी में है आभासी और सीधा, सी में है वास्तविक और सीधा और डी में आभासी और उल्टा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। गोले दर्पण में क्या कहता है। देखिए गोले दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का संबंध जो होता है एफ बराबर आर बटे टू होता है। एफ बराबर आर बटे टू, देखिए इनमें है तो एफ बराबर आर बटे टू, हाँ सी में है, सी में है। देखिए तो आपका अगला क्वेश्चन, देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। किसी लेंस में बाहर की ओर और उभरे दो गोले पृष्ठ हो तो कहते हैं, क्या कहता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोले पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो है इसमें ऑप्शन क्या है। अवतल लेंस, बी में है समतोलोत्तल लेंस, सी में है उत्तल लेंस और डी में है समतलावत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर 3 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 4 का क्वेश्चन है। देखिए 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है किस रेखा में गमन करती है। एक में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में और सी में है सीधी भी दिशा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 5 में है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं। ए में है कोर्निया, बी में है परितारिका, सी में है पुतलों और डी में है दृष्टिपटल। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल पर बनाता है, दृष्टिपटल, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। मानव जो है, देखिए मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। एक में है आपको 10,000, बी में है 300 ओम, सी में है आपको 3 लाख ओम और डी में है 30,000 ओम। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपको कितना, 30,000 ओम, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। लाल गुलाब को, देखिए क्या क्वेश्चन है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा। तो काला प्रतीत होगा, काला। लाल गुलाब को यदि हरे हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह जो है कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 8 में, आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कूलम होता है, यानी आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए 9 में क्वेश्चन है। 9 में क्वेश्चन क्या है, देखिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 9 में क्वेश्चन क्या है। 9 में क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ओम के नियम में कौन सा ऐसा राशि है जो अचर है। ए में है प्रतिरोध, बी में है ताप, सी में है धारा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। ताप जो है आपको अचर है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि 10 ओम और 20 ओम को यदि क्या कहते हैं, 10 ओम और यदि 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाता है तो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका 10 का सही आंसर सी। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर देखिए क्या होगा, चालक की लंबाई पर,
चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर यानी नेचर ऑफ कंडक्टर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ए में है उष्मीय, बी में है चुंबकीय, सी में है रासायनिक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए 13 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर में विद्युत मोटर पर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर, मोटर जो है आपको क्या करता है? तो मोटर जो है आपको क्या करता है? तो एक में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दो में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में है आपको क्या है? डी में है आपको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए में है ऑस्ट्रेड, बी में है टेस्ला, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों होगा, यानी ऑस्ट्रिया और टेस्ला दोनों हो जाएगा। ऑस्ट्रेड और टेस्ला यानी दोनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 15 नंबर का आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखिए, 15 नंबर में क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत को उदाहरण नहीं है का उदाहरण नहीं है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए में है लकड़ी, बी में है गोबर गैस, सी में है नाभिकीय ऊर्जा, और डी में है कोयला। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? एक में है नाभिकीय संलयन, बी में है चंद्रमा, सी में सूर्य, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उसके बाद 16 नंबर में क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? संक्षारण जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है? एक में है उपचयन अभिक्रिया, बी में अवक्षेपण अभिक्रिया, सी में संयोजन अभिक्रिया, और डी में उपचयन अभिक्रिया। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा इसका, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 18 नंबर में क्वेश्चन है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या कहता है? जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटनीय होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या होता है? तो आयतन के अनुपात जो है आपका क्या हो जाएगा? तो आपको देखिए क्या होता है, H2O होता है ना, H2O। तो यानी दो, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक, तो H मतलब 2:1 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए, उसके बाद 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर में क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में कौन अवकारक है? क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अवकारक है? ए में क्या है देखिए, ए में है H2 है, बी में है CO, सी में है O2, और डी में H2S। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? 1 मिनट रुक जाइए बच्चे लोग। हाँ देखिए, क्या अवकारक ही है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको H2। अवकारक जो है H2 है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या कहता है? साग सब्जी को क्या कहता है देखिए, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक में है उष्मा शोषी, दो में उष्मा छेपी, सी में उभयगामी, और डी में प्रतिस्थापन। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उष्मा छेपी यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए कहता है क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो है आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का ऐसा मात्रक क्या होता है? CaO होता है, CaO होता है। तो इसका सही आंसर ए हो गया, आपका ए हो गया। उसके बाद चलिए आपका 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
23 नंबर का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो देखिए इनमें NaHCO3 यानी ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 में क्या है क्वेश्चन? 24 का क्वेश्चन क्या है? देखिए 24 का, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए तो आपका ऑप्शन है ए में सोडियम क्लोराइड, बी में है सोडियम कार्बोनेट, सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहता है इनमें, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कहता है 25 नंबर का है ना। 25 नंबर में क्वेश्चन कहता है, देखिए इनमें कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या कहता है? इनमें कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी जो है ना, वो जो है आपको द्रव अवस्था में पाया नहीं जाता, लेकिन 25 मतलब साधारण जो है ना, कमरे के ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो डी। तो चलिए हम आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक में है सिलिकॉन, बी में है चांदी, सी में है लोहा और डी में है मरकरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको मरकरी हो जाएगा। मरकरी। उसके बाद देखिए आपका 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर लेप चढ़ाना लाभकारी है। यानी किस प्रकार का लेप यदि चढ़ा देंगे तो उस पर लाभकारी होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी यसद लेपन द्वारा। क्या हो जाएगा? यसद लेपन द्वारा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपका 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? यदि जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा ऐसा गैस बनता है? तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका H2 है, यानी हाइड्रोजन बनता है, यानी आपका सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए देखिए 28 नंबर में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? ए में है CH4, बी में क्या है? देखिए बी में है आपको C2H6, सी में है C3H4, उसके बाद डी में है C3H8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी C3H4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 29 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के एलोट्रोप्स है, यानी अपरूप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी डी हो गया इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहते हैं। देखिए CnH2n प्लस, याद रखें परीक्षा हॉल में फिक्स है, इस 3 से 1 क्वेश्चन फिक्स है आना। देखिए CnH2n +2 रहे तो एन। देखिए सबसे पहले आप ऐसे इस टाइप से लिख लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, हम आपके लिए कुछ विशेष करते हैं। देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप एन लिख लीजिए, ANE, एन हुआ, ENE, इन हुआ, INE, आइन हुआ। देखिए इसमें यदि CnH2n रहेगा ना तो ये मतलब मेथेन होगा, मान लीजिए मेथेन हुआ। उसके बाद ये मतलब एन प्रत्यय लगेगा। उसके बाद जब CnH2n रहेगा ना तो इन प्रत्यय लगेगा, और यदि YNE इसमें होगा, इसमें YNE होगा। और यदि CnH2n-2 रहेगा ना तो जो है आपको YNE लगता है। तो इसमें जो है, इसमें अब हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है आपको क्या है? तो CnH2n है। क्या है? तो CnH2n है। तो इसमें हम क्या डालें? इसमें क्या डालें? देखिए आप
अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन। हाँ देखिए, देखिए बच्चे लोग, देखिए आपका बहुत कम दिन बचा है एग्जाम का, तो देखिए आप सिर्फ फिक्स है इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आएगा तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए CnH2n+2 वाले यौगिक कहे जाते हैं। एक में है एल्किन, बी में है एल्केन, सी में है एल्काइन और डी में है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो देखिए CnH2n ENE लगेगा, ENE एल्किन, ENE एल्किन इसके प्रति है, यानी ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए 31 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 31 नंबर में क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में धातु किस ओर स्थित होता है। आवर्त सारणी में जो है धातु किस ओर अवस्थित होते हैं, तो इसमें जो है आपको बाई ओर अवस्थित होते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहता है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो है आपका सही क्षैतिज कतार यानी क्या होगा, तो क्षैतिज कतार किसे कहेंगे, तो आपको देखिए क्षैतिज कतार इस टाइप से होता है और इस टाइप से होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो क्षैतिज कतार कहेंगे, इसको क्षैतिज कतार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा सही आंसर इसका। उसके बाद चलते हैं, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट रुकिए, हाँ देखिए आपका 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए ओ सेट, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, धमनियों का कार्य क्या है। धमनी जो है आपके शरीर में, अपने नस में जो धमनी है, मतलब शरीर में जो धमनी है, उसका कार्य क्या है। जब धमनी आए तो इसका कार्य भी तो कुछ होना चाहिए भाई। तो देखिए आपका सही, देखिए आपका ऑप्शन है शुद्ध रक्त का वाहन करना, अशुद्ध रक्त को वाहन करना। ए में है ए और बी दोनों, और बी डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपको सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी जो है शुद्ध रक्त को धमनी जो है, धमनी धमनी जो है आपको शुद्ध रक्त को, और सीरा जो है आपको अशुद्ध रक्त को करता है। उसके बाद चलिए 34 नंबर में क्वेश्चन है कि कृत्रिम वीर्य किस क्रिया के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। एक में अपोहन के द्वारा, बी में मूत्र के द्वारा, सी में श्वसन के द्वारा और डी में इनमें से सभी। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, अपोहन के द्वारा, अपोहन के द्वारा। 35 नंबर में क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है। आहार, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्या कहलाएगा। तो इसमें जो है आपका देखिए 4 ऑप्शन है, क्षुद्रांश यानी छोटी आंत, विद्रांश यानी बड़ी आंत, उसके बाद है आमाशय यानी आमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए हो क्षुद्रांश यानी छोटी आंत, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आपको इस टाइप से, मतलब इस पेन से अच्छा नहीं लगता होगा, रेड पेन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेड कलर का जो है ना वेवलेंथ जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रेड कलर मतलब यूज करना चाहिए जनरली। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। ए में है स्तनधारी, बी में है सरीसृप, सी में है पक्षी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, हम अभी लाते हैं, जादू है मेरे पास। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्तनधारी नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सरीसृप, सरीसृप हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। एक में है स्वपोषी, बी में है मृतजीवी, सी में है संभोजी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो है देखिए स्वपोषी नहीं होगा, संभोजी भी नहीं होगा, मृतजीवी होगा, इसमें सही आंसर यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है कि देखिए पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह और यह क्रिया होता है, और यह क्रिया कौन सा होता है। एक में है कोशिका द्रव्य, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में है हरित लवक में और डी में है केंद्रक में।
तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? एक में है विखंडन, बी में है मुकुलन, सी में है लैंगिक जनन और डी में है इनमें से सभी। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको मुकुलन के द्वारा हो जाएगा, यानी मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है कहाँ पर नियंत्रित होता है? ए में है पिट्यूटरी, बी में है सेरिबेलम और सी में है स्पाइनल कोड और डी में है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। एक में है पेशी उत्तक, बी में है एपिथीलियस उत्तक और सी में है संयोजी उत्तक और डी में है तंत्रिका उत्तक। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा, 41 का सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक यानी डी हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपने आप आ गया, हम खोज रहे हैं कहीं। हाँ देखिए यहाँ से था ही ना, यहाँ से कहाँ पर थे हम लोग? मनुष्य के शरीर में सोचने वाली, यहाँ पर थे ना तंत्रिका उत्तक। हाँ देखिए एक हाल। उसके बाद हाँ चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निषेचन के बाद क्या है क्वेश्चन, देखिए निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचित के बाद जो है, निषेचन के बाद जो है बीजांड जो है किस चीज में परिवर्तित होता है? ए में है फल में, बी में है फूल में, सी में है बीज में और डी में है परागकण में। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? बीज में होता है, बीज में होता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए 43 नंबर में क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के समय क्या है? अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? ए में है समसूत्री, बी में है असमसूत्री और डी में अर्धसूत्री और सी में अर्धसूत्री और डी में ए और बी दोनों। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें जो है क्या सही होगा? देखिए अर्धसूत्री तो नहीं होगा, समसूत्री होगा और असमसूत्री होगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, तो यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आप, उसके बाद क्वेश्चन है नर में क्या कहता है? नर में बंधाकरण को क्या कहते हैं? एक में है, देखिए 4 ऑप्शन है जिसमें ए में है ट्यूबेक्टोमी, बी में है ट्यूबल लाइगेशन, सी में है वेलेक्टोमी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वेलेक्टोमी, यानी वेलेक्टोमी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 45 नंबर में क्या कहता है? मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे हैं? ए में है लंबी, बी में है बौनी, सी में आधे बौने आधे लंबे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लंबी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए धमाल मचा दीजिए, धमाल मचाइए। और बार की परीक्षा में आप लोग देश के भविष्य है, देश के भविष्य तो वैसे हम भी है ना, हम भी है, स्टूडेंट है। चलिए फिर से हम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? क्या कहता है? देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए में है खरा जल में, बी में है शुद्ध जल में, सी में है गंदा जल में और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए जहाँ पर गंदा जल होता है ना, वहाँ पर जो है आपको डेंगू मच्छर यानी मच्छर का जो है ना जन्म होता है वहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए डेंगू का जो है आपका जन्म जो है ना गंदे जल में होते हैं। तो इसका सही आंसर 46 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन
कि एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन में एक अणु में परमाणु की संख्या जो है आपको कितने होते हैं, 3 होते हैं। इससे अगले वीडियो में भी हम पढ़ाए हैं कि 3 होते हैं, इसीलिए इसमें जयदेव नहीं समझाए। उसके बाद हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉटस्पॉट मोबाइल में रहता है वो वाला नहीं है भाई, ये है दूसरा। यानी जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉट स्पॉट्स स्थल होता है। एक में है शहर में, बी में है गांव में, सी में है, सी में क्या है देखना पड़ेगा, सी में कुछ भी हो, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए 48 में जो है क्या है, तो 1 है लगभग। देखिए दिखाते हैं हम क्या है, 1 होगा इसमें। इसका जो है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कुछ भी हो लेकिन आप 1 मानिए, 1 मानिए, 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। इसका सही आंसर यानी 48 का सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप ज़रूर देख पाएंगे। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए हम जो है आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक हम आपके लिए लाइव देते रहेंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। जितने भी मैं चैलेंज करता हूं कि यदि मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे।